तो आज हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1.4 को डिस्कस करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल 1.4 में आप इसको समझने से पहले आप क्वेश्चंस को 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। उसके बाद फिर आप जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको आप समझिए, सुनने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। ओके, इस क्वेश्चन में आपको बोल रहा है क्या कि कंपेयर करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि पेपर में भी आया हुआ है और आने के चांसेस हैं और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो थोड़ा समझिए। तो इसमें एक्चुअली कूलम्स लॉ और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों को रिलेट करके क्वेश्चन को प्रिपेयर किया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं ज़्यादातर आने के चांसेस होते हैं। तो इसमें जो है आप देखिए कि कह रहा है कि कूलम्स लॉ मतलब एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के बीच में हम जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्सेस भी लगेंगे क्योंकि दोनों के पास मास होता है, और उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगेगा बिकॉज व्हेन चार्जेज एट रेस्ट देयर इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। तो वहाँ से हम लोग कूलम्स फोर्स से निकालेंगे। तो मैंने आपको जब कूलम्स लॉ हम पढ़ा रहे थे उस समय बोला भी था कि ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों को कंपेयर करके देखा गया तो ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम आया था एज एक्सपेक्टेड, मतलब एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आज वहाँ पे आप इस वाले एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा कि कितना कम है। ओके, तो आप देखिए इसमें जो एग्जांपल 1.4 है वो कह रहा है कि क्वेश्चन में कि Coulomb's law for electrostatic force between two point charges and Newton's law for gravitation between two stationary point masses both have inverse square dependence on the distance between the charges and mass respectively। तो उसमें कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दोज फोर्सेस, क्वेश्चन है कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दोज फोर्सेस बाय डिटरमाइनिंग द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स फॉर इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच हम लोगों को कूलम्स लॉ और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों को यूज करके उनका रेशियो निकालना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करेंगे तो हम लोग कूलम्स लॉ को यूज़ करेंगे। अच्छा, इसके लिए पहले आपको इन्फॉर्मेशंस पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, ठीक है। हम लोग ये पहले पढ़ चुके हैं, ये ध्यान में रखना है, उसी के बेस पे ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा। ओके, तो यहाँ पर जब हम लोग एक इलेक्ट्रॉन ये है दूसरा इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में बोला है, तो ये इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन है। और हम जानते हैं बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्जेस सेम होते हैं, बट माइनस टाइम्स इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है और प्रोटॉन पे प्लस होता है, लेकिन वैल्यू दोनों की सेम होती है, ठीक। तो इस पे मान लेते हैं हम लोग क्यू ई चार्ज है तो इस पे भी चार्ज ई होगा, लेकिन कितना -e, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जब हम लोग कूलम्स लॉ को यूज करेंगे और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर r है तो कूलम्स लॉ यूज करेंगे तो क्या होगा 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 यानी E इंटू ई, तो -e², और अपॉन में दोनों के बीच डिस्टेंस r है तो ये हो गया Q -e²/4πε0 r², ठीक है। उसके बाद फिर जब हम लोग देखते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन था और ये प्रोटॉन है, ठीक। तो इसका मास को हम लोग बोलेंगे me और इसके मास को बोलेंगे mp, ठीक। तो ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की जब हम लोग बात करते हैं तो वो कहता है हमारा कि दिस फोर्स इज इक्वल्स टू g इंटू एम ई इंटू एम पी, अपॉन में दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना r का स्क्वायर। ओके, तो एफ जी इक्वल्स टू कितना हो गया -g(m1 इंटू m2 यानी mp इंटू me अपॉन में r², ठीक। अब एक्चुअली में देखिए क्या करना है हम लोगों को, जो इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो एफ ई अपॉन एफ जी जब हम लोग करेंगे यहाँ पर तो आप देखिए यहाँ कि e² ये रहा e² अपॉन r² है यहाँ पर, है ना। तो
इस दोनों को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद आप देखिए एफ ई अपॉन एफ जी आ जाएगा, और यहाँ से आर स्क्वायर ये वाला और आर स्क्वायर ये वाला दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद फाइनली हमारा क्या बचेगा, ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ वाला और डिवाइडेड बाई जी इंटू एम पी इंटू एम ई। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो आपका क्वांटिटी है दोनों का डिवाइड करने के बाद जब आप इसको कॉपी में करके सॉल्व करेंगे खुद से तो ये आएगा। अब इसमें देखिए वैल्यूज किसकी किसकी पुट करनी है, ई की वैल्यू पुट करनी है और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, कल पढ़े थे, 9 इंटू 10⁹ होता है। ठीक, और जी की वैल्यू भी हम लोग को पता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। उसके बाद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन है और मास ऑफ प्रोटॉन भी गिवन है, और ये सब वैल्यूज़ याद रखिए तो ज़्यादा सही रहता है, बार बार कहीं से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg और मास ऑफ प्रोटॉन होता है लगभग 1000 गुना ज़्यादा होता है। ठीक, तो 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ठीक है, जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये सब की वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारा जो है वो आ जाता है कितने के बराबर, ये वैल्यू आ जाती है 2.4 इंटू 10⁻39। ठीक है, इसका मतलब है कि जब आप यहाँ से बात करेंगे कि एफ ई इक्वल टू कितना हो रहा है 2.4 इंटू 10⁻39 इंटू आ जाएगा एफ जी, क्योंकि ये एफ जी है उधर जाएगा तो इंटू में आ जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 10⁻39 कितना होता है, बहुत ज़्यादा, उतना टाइम्स ग्रेविटेशनल फोर्स से इतना टाइम्स ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि अगर हम लोग दो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स की बात करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग को एक्चुअल वैल्यू नहीं दे पाता। ठीक है, इसलिए कूलम्ब्स लॉ की ज़रूरत पड़ी। तो इस क्वेश्चन से हमारा ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। क्लियर, तो अब इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है कि दोनों जो प्रोटॉन, हम जानते हैं ये इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, इन दोनों के बीच में अगर कूलम्ब फोर्स की बात करें, इसके ऊपर चार्ज कैसा होता है नेगेटिव और इसके ऊपर चार्ज कैसा होता है पॉजिटिव, तो इसलिए दोनों के ऊपर में जो फोर्स लगेगा कूलम्ब फोर्स वो अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा, अपोजिट नेचर के हैं तो ऑब्वियसली अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। क्लियर है सबको? ओके, तो यहाँ से ये अट्रैक्टिव हो गया। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग जानते हैं हमेशा ही अट्रैक्टिव होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो मतलब दोनों के ऊपर में जो फोर्सेस लग रहा है तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स करें हैं या कूलम्ब्स लॉ का यूज़ करें यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें, दोनों ही क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा। और वो पता कैसे चल रहा है, वो पता चल रहा है यहाँ से, जब हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू देख रहे हैं तो माइनस टाइम्स यहाँ लगा हुआ है। ठीक है, माइनस टाइम्स से शो करता है कि फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का है। और यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी देखिए ये माइनस टाइम्स, ये माइनस आपको दिख रहा है, तो माइनस जो है वो शो करता है, क्योंकि हम बात कर रहे थे ई इंटू माइनस ई, तो क्या होगा माइनस ई का स्क्वायर होगा, तो यानी कि ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स है। क्लियर है सबको? तो ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है तो कूलम्ब्स लॉ से भी और ग्रेविटेशनल से भी, लेकिन दोनों की वैल्यूज़ अलग अलग है। क्लियर? ओके, तो इस क्वेश्चन में इसका जो सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का वो कह रहा है कि फॉर टू प्रोटॉन्स, दो प्रोटॉन्स के बीच में हम लोग को फाइंड आउट करना है दोनों का रेशियो। तो क्योंकि देखिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये प्रोटॉन ये भी प्रोटॉन, ये भी प्रोटॉन ये भी प्रोटॉन, दोनों प्रोटॉन के बीच में चार्जेस तो भाई सेम रहेंगे। ठीक है, तो ये भी प्लस ई चार्ज और यहाँ पर भी प्लस ई चार्ज। तो अगर हम लोग कूलम्ब्स फोर्स की बात करेंगे तो कूलम्ब्स फोर्स क्या हो जाएगा, के इंटू Q1 Q2, तो ई स्क्वायर अपॉन कितना, डिस्टेंस तो वही है आर स्क्वायर। ठीक, और ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा, इसमें दोनों को डिवाइड करना था, तो ग्रेविटेशनल फोर्स G इंटू एम पी इंटू एम पी है ना, और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अच्छा, अब ये आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, तो अब देखिए क्या बच रहा है, के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई इंटू एम पी।
ठीक है। और के की वैल्यू क्या हो जाएगा 1/4πε0। तो ये आप देखिए यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है ना, E²/1/4πε0 GMP है ना। तो इसी की यहाँ पर जब हम लोग इन सब की वैल्यूज़ को पुट करेंगे, ई की वैल्यू, जी की वैल्यू, MP मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू, तो ये आपका आ जाएगा। इन सब की वैल्यूज़ पुट करने के बाद ये चीज़ आ जाएगा कितने के बराबर 1.3 × 10⁻36। तो ये भी आप देखिए कि यहाँ भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो रेशियो है वो 10⁻36 कितना ज़्यादा होता है, इतना टाइम्स ज़्यादा है। इसलिए हम लोग 11th में पढ़ते थे ग्रेविटेशनल फोर्स वीक फोर्स होता है। अब आपको फील होना शुरू हो गया होगा। ओके, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट था उसमें 2 था, A और B, वो कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि 2 प्रोटॉन्स हो गया। सेकेंड पार्ट बोल रहा है कि एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, इफ़ दे आर हेल्ड एट 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे 1 एंगस्ट्रॉम एक डिस्टेंस का यूनिट है जिसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, और ये दिया हुआ भी है आपको यहाँ पर क्वेश्चन में। ठीक, तो जब देखिए आपको एक्चुअली क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक्सेलरेशन मीन्स क्यों, एक्सेलरेशन क्यों होगा कि यहाँ पर अगर आप देखिए कि एक बॉडी जो है वो प्रोटॉन है और एक बॉडी जो है वो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। आपको पता है कि इन दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे। इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये हल्का होता है, लगभग 2000 गुना मास इसका जो है वो 1/1840 टाइम्स ऐसे ही होता है मास, है ना, इतना हल्का होता है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो अट्रैक्टेड होगा टुवर्ड्स प्रोटॉन। ठीक, तो ये कुछ ना कुछ इसमें जब फोर्स लग रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, इतना लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, इतना फोर्स लग रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर अट्रैक्शन होगा। और ये अट्रैक्शन की वजह से, ये फोर्स की वजह से क्या होगा, एक्सेलरेटेड होगा। तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा है कि ये कितना एक्सेलरेशन होगा। तो एक्सेलरेशन के लिए हम लोग क्या जानते हैं, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम लोग पढ़ चुके हैं, 11th में भी है, 9th में भी है। अब हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा, फोर्स अपॉन में मास। ठीक है, तो किसका एक्सेलरेशन पूछ रहा है हमसे, इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन पूछ रहा है। ठीक, और प्रोटॉन का भी एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो दोनों में से जो भी होगा, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, तो जब फोर्स इक्वल लग रहा है तो एक्सेलरेशन जो है वो इक्वल लगेगा। ठीक है, अब जब हम लोग यहाँ पर फोर्स कितना होगा, तो फोर्स हम लोग फर्स्ट पार्ट में देख चुके थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कितना लग रहा है, Q1 Q2/4πε0। ठीक है, वो वैल्यू हम लोग यहाँ क्या करेंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, तो फोर्स जो है वो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, फोर्स इज इक्वल टू फार्मूला यूज करेंगे, वही फोर्स दोनों ही के ऊपर इक्वल फोर्स लगेगा, तो E² K × E² ठीक है, K की वैल्यू मैंने आपको बताया था 9 × 10⁹, बट बुक में यहाँ पर देखिए आप क्या लिखा हुआ है, 8.987 × 10⁹। तो ये 8.987 अप्रॉक्सीमेट 9 के ही बराबर है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और E की वैल्यू कितनी, 1.6 × 10⁻⁻19, और डिवाइडेड बाई R, दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, 1 एंगस्ट्रॉम। तो R की वैल्यू 10⁻10 मीटर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इससे ये आ जा रहा है 2.3 × 10⁻8 न्यूटन। ठीक है, अब फोर्स तो निकल गया दोनों के ऊपर में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इस दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन की वजह से एक्सेलरेशन। ठीक है, अब ध्यान से ये देखना है कि एक्सेलरेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि फोर्स इज इक्वल टू, जब हम लोग जानते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो फोर्स अपॉन में मास होगा, है ना। ध्यान देने लायक बात है, फोर्स सेम है
फोर्स सेम है, लेकिन मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों ही क्या होगा, अलग अलग है। मास ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक। इसलिए जो ज़्यादा हल्का है उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा और जिसका जो भारी है उसका एक्सेलरेशन कम होगा, ठीक है। तो ये ध्यान देना है। तो इसलिए तो जब हम लोग को जब एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो फोर्स तो दोनों पे सेम है, डिवाइडेड बाय क्या करना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखेंगे, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये है हमारा, ठीक है। इसको पुट कर देंगे। उसी तरह से जब हम लोग मास ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन की बात करेंगे तो फोर्स अपॉन में मास ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों का एक्सेलरेशन डिफरेंट डिफरेंट आएगा, ठीक। तो ये सब वैल्यूज यहाँ पर दे रखा है, आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। वैल्यूज पुट करिए खुद से। फोर्स तो दोनों ही केस में सेम होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन को पुट कीजिए और आपको एक्सेलरेशन दोनों का आ जाएगा। अब आप ये देखेंगे जो फाइनली इसमें जो एक्सेलरेशन की वैल्यूज आई है, जब एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट किया है तो हमने यहाँ पर आया है 2.5 इंटू 10⁻22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और जब हम लोग एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन की बात कर रहे हैं तो ये आ रहा है 1.4 इंटू 10⁻19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग जानते हैं कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि लगभग 10 के बराबर। आप देखिए कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना, मतलब कि हम लोग उसको फील करते हैं बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर देखिए इनका एक्सेलरेशन कितना ज़्यादा, आप कंपेयर करके देखिए, मतलब अनकम्पेरेबल है। 10⁻22 और यहाँ 10 ओनली, तो 10⁻20 लगभग 10⁻20 टाइम्स जो है वो ज़्यादा एक्सेलरेशन होता है। तो सोच सकते हैं इनकी स्पीड क्या होती होगी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, ठीक है। तो ये 1.4 एग्जाम्पल ये था। इसको जो है आप लोग अब खुद से क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कीजिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके।